नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दरअसल शुरुआत करेंगे जो कि पंजाब के मोगा से आ रही है, जहां पर देर रात 1 बजे क्रैश हुए फाइटर जेट MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए हैं। वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है। पायलट अभिनव ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ से हलवारा और हलवारा से सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान उनका विमान पंजाब के मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास रात 1 बजे क्रैश हो गया। ट्रेनिंग की उड़ान पर थे स्क्वाड्रन लीडर अभिनव। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हर बार जब MiG-21 क्रैश होता है जांच के आदेश दिए जाते हैं, फिर स्थिति जस की तस, फिर एक खबर आती है कि MiG-21 क्रैश हो गया है। जी नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई पहली बार नहीं है और हम भी तकरीबन बहुत बार लगातार टेलीविजन पर ये सब लोगों को बताते रहे हैं और यही सूरत हाल लगातार दिखाते रहे हैं। ताजा घटना रात 1 से 2 बजे के बीच की है और मोगा के कस्बा है, यहाँ पर बाघा पुराना एक जगह है, वहाँ लंगियाना खुद के गांव में ये फाइटर जेट जैसे ही खेतों में गिरा, ग्रामीणों ने इसे देखा और इसके बाद लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस को इन्फॉर्म किया, एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया। और ये जो हलवारा का इलाका है, यहाँ पर इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर पहले मिक्स क्रैश हुए थे और ठीक इसी तरीके से उनमें आग लगी थी। ग्रामीणों ने वीडियो बनाए थे, तो ठीक उसी तरीके का ये वाकया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, इसमें दुखद पहलू ये है कि जो पायलट अभिनव हैं वो शहीद हो गए हैं और इससे पहले जो इंसिडेंट हुए थे उनमें पायलट की जान बच गई थी। तो कुल मिलाकर कोई भी तस्वीर नहीं बदली है। ये खबर ठीक वैसी है जैसे पहले लगातार मिलती रही थी। और हालांकि जो अभिनव चौधरी हैं उन्होंने पूरी कोशिश की थी, उन्होंने एग्जिट कर लिया था इस जेट से, बाहर भी आ गए थे और उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, लेकिन अंततः वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। और ये तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना भयावह ये हादसा था। बिल्कुल सत्येंद्र, भयावह ये हादसा जिसमें एक नौजवान पायलट की जान चली गई। अभिनव चौधरी जो इस विमान को उड़ा रहे थे, पायलट ट्रेनिंग पर थे और ट्रेनिंग की इस उड़ान में उन्होंने अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। MiG-21 की ही तस्वीरें उस वक्त की आप देख पा रहे हैं जब इसमें क्रैश हुआ और आग लग गई। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कहां से उड़ान भरी गई थी। दरअसल सूरतगढ़ से ये उड़ान भरी गई, उसके बाद मोगा ये विमान पहुंचा और MiG-21 क्रैश हो गया। बेहद दर्दनाक हादसा जिसमें अभिनव चौधरी ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है। तेज हवाओं और घने बादलों के साथ दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आज मौसम साफ होने की उम्मीद थी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ आज भी सक्रिय है, जिसके चलते दिन भर दिल्ली एनसीआर का मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और दिल्ली सटे हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में बादल गरजेंगे। हल्की से तेज बारिश अलग अलग इलाकों में हो सकती है। अब भी जारी है दिल्ली एनसीआर में बारिश। सुबह से ही ऐसा मौसम बना हुआ है। कल देर रात भी कई जगहों पर बारिश हुई है और अब मौसम विभाग का अलर्ट कि इसी तरह का मौसम आज दिन भर बना रहेगा। अनीशा माथुर हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुनाल हमारे संवाददाता इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनीशा, आपका रुख करते हुए, ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी विक्षोभ जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वो दिल्ली एनसीआर को परेशान कर सकता है, लेकिन तस्वीर एकदम बदल गई है। ये कहा जा रहा था कि मौसम भी साफ हो सकता है, जो हमने ताउते तूफान का असर देखा था, लेकिन अब मौसम विभाग ने अचानक अपना स्टेटमेंट बदल दिया है। ये दरअसल लगातार बारिश आज और शायद कल भी हो सकती है।
जी नेहा, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, क्योंकि ताउते की वजह से और जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर जोन बन रहा है उसकी वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में लो प्रेशर ट्रफ जिसको कहते हैं लो प्रेशर ट्रफ बन गया है। उसकी वजह से जो है पश्चिमी विक्षोभ आता लगातार नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहा है। और आप देख सकते हैं दिल्ली का इस वक्त क्या मौसम है, किस तरह का मौसम है। मई के महीने में बारिश भी हो रही है, टेम्परेचर भी कम है, तापमान अगर आप IMD की माने तो पिछले 50 सालों में इतना कम तापमान मई में नहीं हुआ है। और ये मई के महीने में बिल्कुल ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन इस वक्त है नेहा। लेकिन IMD ने यही कहा है क्योंकि लो प्रेशर एरिया है, ट्रफ एरिया है, इसलिए दिल्ली ही नहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम लगातार कल तक हो सकता है। नेहा, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कृणाल हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। कुमार, आमतौर पर देखा जाता है कि सड़कें लबालब पानी से तब भरती हैं जब मॉनसून आता है, लेकिन इस बार तो मॉनसून वक्त से काफी पहले, और यूं कहें कि जिस तरीके से डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है ये थोड़ी देर जारी भी रहने वाला है। ऐसे में कैसी स्थिति है सड़कों पर, यातायात की, गड्ढों की, एक्सीडेंट्स की? क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आप हम तक पहुंचाते रहे हैं। कल भी हमने देखा था कैसे एक ट्रक फंस गया था। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि इस समय ट्रैफिक की स्थिति थोड़ी बेहतर इस हिसाब से भी है क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ट्रैफिक जाम जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन कई जगहों से वाटर लॉगिंग, पानी भरने की शिकायत जरूर आ रही है। जो बात बता रही थी अनीशा, और उसी को बढ़ाना चाहूंगा कि ताउते तो कल निकल गया, लेकिन अभी जो पश्चिमी विक्षोभ जिसकी वजह से उत्तराखंड में बारिश हो रही थी, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही थी, उसने अब मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से जो ये बारिश है और ये जो मौसम है ये कम से कम अगले 24 घंटे तक तो जरूर बना रहेगा। साथ ही साथ जो मौसम विभाग का कहना है, हालांकि ये चक्रवातीय व्यवस्था से अलग है, जो सिस्टम बना था चक्रवात की वजह से उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन आने वाले समय में जो हमारा ईस्ट कोस्ट है यानी पूर्वी बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहां पर भी यास चक्रवात बन रहा है जो कि आज से ही एक्टिव हो जाएगा, तो उसके बाद भी स्थितियां बदलेंगी। तो ये मानसून नहीं है, अभी मानसून आने में 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त है दिल्ली के लिए। 29 जून को दिल्ली में मानसून आता है, लेकिन इस बार मई में परसों जो बारिश हुई थी उसने लगभग 2 गुने से जो पिछला रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया था। आज की बारिश को और जोड़ दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो इस बार मई सबसे ज्यादा भीगी रही है, केवल 50 साल में नहीं बल्कि इतिहास में सबसे ज्यादा। और तापमान तो और ज्यादा अच्छा है, खुशनुमा है। 20 से 30 के बीच में लगातार तापमान बन रहा है। ये आप सोच भी नहीं सकते कि मई का महीना हो और 20 और 30 के बीच में तापमान रहे, वो भी अधिकतम तापमान। तो ये दोनों चीजें हैं, एक तो बारिश है, दूसरा तापमान है, और तीसरा लगातार जो सिस्टम बनता चला जा रहा है, पहले चक्रवात का, फिर पश्चिमी विक्षोभ का, और एक दूसरा चक्रवात फिर से आ रहा है। तो मानसून से पहले ही इस बार दिल्ली सराबोर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मौसम को लेकर अब तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार बारिश हो सकती है, वो दरअसल अब सच दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और NCR के इलाके में इस वक्त भी बारिश हो रही है अलग अलग जगहों पर। पटना सिटी की बात कर लेते हैं, जहां पर फतुहा में लगातार हो रही बारिश से एक बड़ा हादसा टल गया। पुनपुन नदी पर अंग्रेजों के जमाने से बना 136 साल पुराना लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होते ही पुल पर जा रहा एक ट्रक पलट गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुल टूटने की घटना के बाद से लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और रास्ते को बंद कर दिया। इस ध्वस्त हुए पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे भरभरा कर ये पुल पटना के फतुहा में गिर गया। इसे देखने के लिए वहां पर काफी संख्या में लोग भी जमा हो गए। एक तरफ से पूरी तरीके से नष्ट हो चुका ये पुल। 136 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है, जो ढह गया है। दरारें इसमें आ गई हैं, एक तरफ से पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो गया है और अब आवाजाही के काम नहीं आ सकेगा।
ताउते तूफान का संकट तो खत्म हो गया, लेकिन मौसम का मिजाज बदलने का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। किन्नौर में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 23 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में तूफान और बारिश है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। केदारनाथ धाम, जहां पर 2 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही थी, वहां आज मौसम साफ हुआ। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी और बारिश होगी। धाम में बारिश, पीछे की पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी के बाद पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं, जिसके बाद धाम की सुंदरता और ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि कोरोना काल के चलते अभी केदारनाथ में भक्तों की आवाजाही पर रोक है और इसकी वजह से केदार नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने किन्नौर की और साथ ही केदारनाथ धाम की, जहां पर सफेद बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। 2 दिन से यहां पर मौसम खराब था। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी। किन्नौर में भी बर्फबारी हुई है, जिसका असर अब तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से आ रही है। यहां महाराष्ट्र की C60 कमांडो फोर्स ने एनकाउंटर में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये मुठभेड़ कोटामी के जंगलों में हुई, जहां और भी नक्सलियों के छिपे होने की खबर है। गढ़चिरौली के गोंदिया रेंज के आईजी संदीप पाटिल ने इस ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है। उनके मुताबिक सर्च ऑपरेशन अब भी किया जा रहा है। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अभी भी ये जो नक्सली है और ज्यादा संख्या में हो सकते हैं, इस तरह का अनुमान है और इसी वजह से ऑपरेशन जारी है? जी नेहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि और भी नक्सली कोटमी जंगलों में छिपे हुए हैं। ऐसी खुफिया जानकारी जो C60 फोर्स को थी, उसी के चलते वहां पर ये सारे C60 इन्होंने छापा मारा है। अभी भी छापेमारी और सर्च ऑपरेशन शुरू है। 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, उनको एनकाउंटर किया हुआ है। और ये सारी बातें संदीप पाटिल जो कि आईजीपी है, उन्होंने भी कंफर्म किया है। साथ ही में जो जमीनी स्तर पर, जहां पर ग्राउंड जीरो पर जो पूरे ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनसे भी ये खबर आ रही है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, बड़ा ऑपरेशन जो C60 फोर्स ने गढ़चिरौली से तकरीबन 65 किलोमीटर कोटमी जंगलों में येटापल्ली तहसील में किया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात कोरोना के कहर की करेंगे, क्योंकि ये खबर महाराष्ट्र के सांगली से आ रही है, जहां पर महज 13 घंटे में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। यहां 13 घंटे में कोरोना की वजह से पति, पत्नी और उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। सबसे पहले शेरशी गांव के 75 साल के सहदेव झीमुर को कोरोना हुआ। उसके बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए। कुछ दिन बाद उनकी पत्नी भी पॉजिटिव हो गई, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिता को देखने उनका बेटा मुंबई से गांव चला आया, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसे भी एडमिट किया गया। माता पिता की मौत 5 घंटे के अंतराल पर हुई, तो कल शाम बेटे की भी मौत हो गई। और इस तरह 13 घंटे में पूरा का पूरा परिवार कोरोना से तबाह हो गया। रसूखदारों के लिए अलग कानून और आम लोगों के लिए अलग कानून। लेकिन कल मध्यप्रदेश के खंडवा में प्रशासन ने एक मिसाल पेश की है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए स्थानीय विधायक की शादी का आयोजन किया गया था, लेकिन बारात आने से पहले ही पहुंच गई पुलिस। शामियाना सजा था, दूल्हे के लिए घोड़ी भी तैयार थी, बैंड बाजे की आवाज भी आप सुन सकते हैं। दहेज का पूरा सामान भी पंडाल में आ चुका था।
लेकिन धूमधाम के साथ बारात पहुंची। इससे पहले दल बल के साथ पहुंच गई खंडवा की एसडीएम ममता खेड़े। 5 लोग जरूरी है शादी के लिए, वो सिर्फ शादी करके हाथी मेहमानों को हाथ जोड़ के रवाना यदि घर में मेहमान है तो उनसे माफी मांग लीजिए और रवाना कर दीजिए। ये विवाह आयोजन किसके यहाँ हो रहा था, ये सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये शादी थी स्थानीय बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा की भतीजी की। ऐसे में कल जैसे ही टेंट तने और तैयारियां शुरू हुई, स्थानीय प्रशासन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। लेकिन मीडिया में मामला तूल ना पकड़े, इसे देखते हुए प्रशासन शादी रुकवाने पहुंच गया। जो सब पढ़े लिखे लोग हैं, नियम कानून जानते हैं, नियम साहब हर हफ्ते ये बात बोल रहे थे। घर में यदि मेहमान है तो उनसे माफी मांग कर उनको अपने घर पहुंचाओ। खंडवा में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश में शादी में 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने 15 मई को जारी आदेश में वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित करने की बात कही। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में शादी की ये तैयारी की तस्वीर बताती है कि आयोजन बड़े पैमाने पर होने वाला था। विवाह के जिस आमंत्रण पत्र में विनीत में विधायक का नाम है, साथ ही 62 परिजनों के नाम छपे हुए हैं। इस क्षेत्र में किसी शादी समारोह के आयोजन होने की सूचना मिली थी, तो यहाँ आकर देखकर तैयारी चल रही थी, तो इनको रोक दिया गया है। टेंट को वापस कर दिया गया है और आयोजन रोक दिया गया है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विधायक वर्मा खंडवा की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख सदस्य भी हैं, जो अपने ही परिवार में प्रोटोकॉल का पालन करवाने में असफल रहे। अब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही नियम ना माने तो कैसे रुकेगा कोरोना। मध्य प्रदेश के प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अपने क्षेत्र में बड़े स्तर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। विजय शाह खंडवा और बुरहानपुर जिले के कोविड प्रभारी हैं। उन्हें ऐसे आयोजन को रोकने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो खुद ऐसे आयोजन में शामिल हुए। वीडियो देखिए, कलेक्टर से एसडीएम तक जिले के तमाम बड़े लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि जहां कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन 5 लोगों को भी एक साथ इकट्ठा होने से रोकने के नियम कठोर कर रहा है, वहां ऐसे आयोजन को अनुमति कैसे दे दी जाती है। खंडवा से जय नागदा के साथ आज तक ब्यूरो। देश के हालात में सुधार के संकेत देने वाले आंकड़े भी आना शुरू हो गए। जानकार ये मानते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरी लहर 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि दूसरी लहर का कहर आखिर पूरी तरह खत्म कब होगा। अगली लहर आएगी तो कब आएगी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने इस बारे में अंदाजा लगाया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को खत्म होने में अभी भी कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसका अंदाजा 3 सदस्यों की एक सरकारी कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया, जिसके मुताबिक मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएंगे। जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। May end 1.5 lakhs, so thereabout. June end 20,000 or so. So by June end, you're saying there are going to be 20,000 or so new cases in India, in all states essentially. So it's going to be the complete decline of the second wave, so to speak? That's right. So by June end, by the time month of July comes, we expect that the second wave should be really on its way out. वैज्ञानिकों ने ये जानकारी भी दी है कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। कमेटी के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड,
गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। यानी ये वो राज्य हैं जहां अब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा छू चुके हैं और कम होना शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यू ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। दिल्ली जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किन राज्यों में अभी केसों का पीक आना बाकी है और ये पीक कब तक आ सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 24 मई, पंजाब में 22 मई को पीक आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच कोरोना केस पीक पर पहुंच सकते हैं। पुडुचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भी अभी पीक आना बाकी है। So these states, of course, started climbing up very, very late. Also, there was a long period of time when they were really there was no impact of the second wave there. Now that they have started going up, यानी दूसरी लहर का कहर अब थमने लगा है, जिसके जुलाई तक खत्म होने के आसार हैं। लेकिन अभी खतरा तीसरी वेव का भी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। देश में करीब 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 के आसपास हो सकता है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादातर लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह भी बताई। if our vaccination pace covers up for that, and so that the percentage of immune population remains reasonably high, there is a distinct possibility that that will happen. And if that happens, then the third wave's impact will be very localized. ये सारे अंदाजे जिस मॉडल पर आधारित हैं, उसे सूत्रा मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। वैज्ञानिकों ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सूत्र मॉडल के ऊपर बनाया है। इसके हिसाब से इनका ये मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर के बाद ही इस देश में आएगी। इस सूत्र मॉडल का ये भी समझना है कि शायद वैक्सीनेशन हो जाने के कारण इसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। स्नेहा मुर्दानी, आज तक। ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को लोग ब्लैक में बेचने लगे। हालात ये है कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन 40,000 रुपए से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। बाजार से ये दवा गायब है। हमें डॉक्टर साहब ने 60 इंजेक्शन रिक्वायर किए थे, तो इंजेक्शन रिक्वायरमेंट तो हो नहीं पा रही पूरी, और इंजेक्शन फिर अभी सब्स्टिट्यूट काम में लिया गया, और इंजेक्शन की वजह से ये इलाज अधूरा है। और हमने अपने सारे सोर्स लगा लिए, हमें तक अभी तक एक भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाया है। खूब तलाश कर ली सर, मैंने खूब तलाश कर ली, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे। इंजेक्शन की सख्त जरूरत है। कितने इंजेक्शन चाहिए? इनको 40 डोज चाहिए सर। कितने लग पाए? अभी 4 लग पाए हैं, जो ही सर ने मुश्किल से व्यवस्था की यहीं से, और अब बाकी फिर अटक गई। इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है, तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। पर यहाँ के डीन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट हैंगे, तो हम उनको देखें कि आपको देखें। तो मैंने कहा सर हम अपने पेशेंट को मरने दे क्या? यहाँ पर गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं करीबन 13 मई से इंजेक्शन के बारे में पता कर रहा हूँ, और इंजेक्शन का नाम है लिपोसोमोल एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी बॉडी वेट के अनुसार इंजेक्शन की खपत होगी एक बॉडी में। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे, और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपए है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी। मेरे फादर एडमिट है श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है, लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाजार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मैं 4 दिन से यहाँ राउंड लगा रही हूँ, सुबह शाम। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, इसकी शाम को 7 बजे अंधेरा होने पे घर जाती हूँ। उसके बाद भी मुझे एक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं हुआ है।
मेरे पेशेंट ने आज मुझसे ये बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, वो लेके मेरे को घर ले चलो। उनको पूरे ये ब्रेन में पूरा दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, तो हम कहाँ से देंगे? एक बात बताइए। सब्स्टिट्यूट भी है, सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन 5,000 का, सब्स्टिट्यूट 22,000 का। हम सब्स्टिट्यूट भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो उतना कारगर नहीं है तो हम उसे 22,000 का लेके क्या करेंगे, ये बताइए। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच ब्लैक फंगस एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। दरअसल देश के कई राज्यों में इसके मामले अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली में भी इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से हमारे सहयोगी अंजना ने खास बातचीत की। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि महामारी घोषित करने की स्थिति आ गई है ब्लैक फंगस को लेकर। कितने केसेस हैं, परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और कोविड के जो ओवरऑल हालात है, केसेस तो घट रहे हैं, मौत का आंकड़ा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि थोड़ा सा राहत पहले से हम महसूस करें? क्या परिस्थिति आप बताएंगे राजधानी की? दिल्ली के अंदर जो आज केसेज आए हैं वो 3231 केसेज आए हैं, जो कि हाईएस्ट एक दिन में 28,000 थे। 28,000 से घटते हुए 3,000 के पास आए हैं। काफी उसको देखते हुए राहत का विषय लगता है। डेथ जो है वो 233 है। डेथ अभी भी काफी ज्यादा है जिनको हम मान सकते हैं, परंतु डेथ हमेशा जो आपके केसेज हैं उस केसेज से 10 दिन या 15 दिन पीछे चलता है। यानी आज से 10 दिन पहले जो केसेज आ रहे थे उसके हिसाब से चल रहा है। धीरे धीरे डेथ कम हो रही है। पहले 350-400 तक भी गया था, उससे कम होती जा रही है। पॉजिटिविटी जो है 5.5%, 5.5% है, जो कि 36% तक पहुंच गई थी। तो अभी पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। थोड़ा राहत का विषय है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी किसी भी तरीके से हम इसको वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड्स, हम अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकते हैं। देखो, ये जब चढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पे दिल्ली में 200-300 केसेस पर डे आ रहे थे। काफी दिनों तक ऐसे रहा कि 200, 250, 300 आए। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 200-300 से बढ़ते बढ़ते 28,000 तक पहुंच गए। तो 28,000 तक जब पहुंचे तो आज हमें 3,000 कम लग रहे हैं, परंतु 300 से देखें तो 300 से 3,000 काफी ज्यादा है। तो हमारे को अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है, और केसेस कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट सभी सतर्क रहेंगे और सभी ध्यान रखेंगे तो इसको और कम किया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मृत्यु का जो आंकड़ा इतना ज्यादा है, इसकी वजह से कई लोगों का मानना है कि क्या टेस्टिंग में कमी हो गई है, इसलिए पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिएगा, देखिए, टेस्टिंग में कमी होने से कभी पॉजिटिविटी कम नहीं होती, बढ़ती है। और टेस्टिंग कम भी नहीं हुई है। टेस्ट दिल्ली के अंदर लगातार 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख हो रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से केसेस टेस्ट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। पहले लोग मार्केटों में जाते थे, हमने मार्केट्स में बहुत सारे कैंप लगाए हुए थे, तो हम वहां से सैंपल लिया करते थे। मार्केटें बंद हो गई हैं। पहले बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में आते थे, ओपीडी में आते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वजह थोड़ा कम हुआ है। बट दिल्ली में जो टेस्टिंग है देश के एवरेज से 5 गुना टेस्ट हो रहे हैं। पर मिलियन टेस्ट देखेंगे आज भी दिल्ली के अंदर पूरे देश के एवरेज से 4 गुना 5 गुना टेस्ट हो रहे हैं। कोई टेस्टिंग कम नहीं हुई है। दिल्ली इज द ओनली स्टेट जहां पर सबसे ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। जब 28% पॉजिटिविटी थी, 36% पॉजिटिविटी थी, तब भी हमने दिखाया। हमने 28,000 केसेज एक दिन में थे, तब भी बताया आपको। अगर केसेस कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसे भी आप पता कर लीजिएगा, अड़ोस पड़ोस में अब नए केसेस बहुत कम आ रहे हैं, किसी से पता करते हैं। जिस टाइम पर 28,000 केस आए थे, हर तीसरा आदमी पता लगता था वो पॉजिटिव आ गया, वो पॉजिटिव आ गया। आज पॉजिटिविटी पहले के मुकाबले में कहीं कम है। अब ब्लैक फंगस के मुद्दे पर आते हैं। ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से राजधानी में बढ़े हैं, इस पर जानकारी दीजिए। परिस्थितियां खराब हैं। जिस इंजेक्शन की जरूरत है म्यूकोरमाइकोसिस में, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, वो अस्पतालों में उपलब्ध ही नहीं है। अब केंद्र राज्य सरकारों को दे रही है, राज्य सरकारों को अस्पताल को देना है। अस्पताल के पास ये इंजेक्शन है नहीं, मरीजों की आंख और जिंदगी पर बनाई है। सत्येंद्र जी, बिल्कुल आपने जो सही बताया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार सारे अस्पतालों को देगी। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि केंद्र सरकार जिस दिन देगी उसी दिन हम अस्पताल को दे देंगे। अभी केंद्र सरकार से आने हैं, जैसे आएंगे सेम डे वो अस्पतालों को दे दिए जाएंगे। जितने भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबकी कैपेसिटी को केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। वो जिस स्टेट को जितना जितना अलॉट करेंगे उतने ही मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर 197 केसेस कल थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लैक फंगस के। और जो ये केसेस हैं, इसमें दिल्ली के लोग भी हैं, कुछ थोड़े बहुत बाहर के लोग भी हैं। उनको मिलाकर 197 केसेस जो है पूरे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ब्लैक फंगस बहुत ही इस तरह का इन्फेक्शन है जो होने के बाद काफी मुश्किल है ट्रीट होना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको होने से रोका जाए। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जिन लोगों को कोरोना का इलाज करा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज जितने भी लोग हुए हैं,
या आईसीयू में रहे हैं, उन सबको स्टीरॉयड की हैवी डोज दी जाती है, काफी लंबे समय तक दी जाती है। कुछ लोगों को घर में भी स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं। स्टीरॉयड देने से दो चीजें होती हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, और आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होगा और आपका इम्यूनिटी कम होगा तो इस फंगस का आपके शरीर पर इफेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके से डॉक्टर की सलाह लेकर अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है।